हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा ये आपका पेपर। और ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, सेट 1। आज हम सेट 1 को डिस्कस करेंगे। और आपका जो नया पैटर्न आया हुआ है, ठीक है, सीबीएसई का जो नया पैटर्न है, आपके उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर मैंने डिज़ाइन किया है, इसको बनाया है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन सेम आपके जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे एग्जाम होगा उसी तरीके से होंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू हैं उतने ही एमसीक्यू आएंगे, जितने कथन कारण वाले हैं उतने ही कथन कारण वाले आएंगे। पैसेज हो गया या मैप हो गया, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, और आपको अगर कुछ डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, आप यहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। और ये हमारा सेकंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, फैक्ट्स विद भारत। इसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली वीडियो जो है वो मिल जाया करेगी। तो एक बार आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लो, ये इसकी इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हम चलते हैं सीधा अपने सेट 1 पे, जो आपका पहला सेट है, यानी आपका जो खंड एक है, सेक्शन 1 जिसे हम कहेंगे, सेक्शन ए। इसको देख लेते हैं। इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको 1 मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि महाशक्तियां कहलाने वाले दोनों देशों का पूरा नाम लिखिए, जिनकी आपसी होड़ और विरोध शीत युद्ध का मुख्य कारण बना। तो पूरा नाम इसमें आपको पहले से लिखा हुआ मिला है, आपको बस उसमें से पहचानना है। अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और जापान, सोवियत संघ और क्यूबा, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर अपना हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। वर्ष 2009 में अपनी प्रथम बैठक में डैश के समावेशन के बाद ब्रिक जो था वो ब्रिक्स में बदल गया, यानी पहले ये ब्रिक होता था। ठीक है, बाद में ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। तो यही पूछा हुआ है कि कौन सा देश इसमें ऐड हुआ जिसकी वजह से बना। देखिए पहले ये BRIC के ब्रिक था, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। बाद में एस जुड़ गया, एस से क्या होगा, यहाँ पे एस से देखो आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका है, ये आपका हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। उस देश की पहचान कीजिए जो ना तो नाटो का सदस्य था और ना ही वारसा का सदस्य। तो इसमें ध्यान से आप ऑप्शन को देखो तो आपको मिलेगा आंसर स्वीडन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश के प्रयासों से भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय हुआ। जो हमारी रियासतें थी, इसका विलय किसके प्रयासों से हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए आप ध्यान से एक बार। इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन 5 और 6 है, ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक कथन और एक कारण दिया होगा, और ऐसे आपको विकल्प दिए होंगे, ऑप्शन, आप इसे ध्यान से देख लो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम इस पे आंसर पे। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कथन। कथन को पढ़ते हैं। अमृता प्रीतम बंगाली की प्रमुख कवयित्री और कथाकार थी। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपको इसमें चेक करना है कि क्या ये ए जो हमारा जो कथन है, क्या ये सही है। फिर अगर ये सही है तो सही है गलत का निशान आप यहाँ लगा के इसके बाद कारण को चेक करोगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं सब इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कथन को चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है गलत है। अमृता प्रीतम बंगाली की प्रमुख कवयित्री कथाकार थी, ये गलत है। ठीक है, क्या गलत है इसमें, इसमें बंगाली नहीं है। ये कौन सी भाषा की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। पेपर में ना ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो ये थी पंजाबी भाषा की। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, पंजाबी भाषा की। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रखा है, पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है, इनको ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है। यानी कि जो आर है, यानी कि जो कारण है, यहाँ पे रीजन दे रखा है, ये तो सही है आपका। ठीक है, लेकिन जो ऊपर आपका कथन दे रखा है वो गलत है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये गलत है हमको पता लग गया, और ये सही है ये पता लग गया। तो अब आप ऑप्शन को ध्यान से देखो। ठीक है, ऑप्शन आप ऊपर ही देख लो, बात यही है, यही यहाँ पे ऑप्शन रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखो, यानी कि ए जो है, ये जो अभिकथन है, ये असत्य है, यानी ये गलत है। और आर जो है वो सत्य है, ये है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन के लिए आपके लिए ऑप्शन हमारा डी जो है वो ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। ठीक है, तो अब देखो इसे ध्यान से।
मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे आपको पता लग जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1980 के दशक के मध्य में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, तो मध्य यही होगा। 1980 का दशक का मतलब है 80 से लेकर 90, और मध्य क्या हो जाएगा इसका, 85 हो जाएगा, यानी 1985 में ये क्या बने थे, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। बिल्कुल ठीक है। गोर्बाचेव ने आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई थी, ये भी ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो यानी इसमें कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए कि अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य हैं, और आर जो है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे ए आंसर जो है ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यानी कि जो अपना यूएनओ है, वो किसका उत्तराधिकारी है। तो लीग ऑफ नेशंस जो था इसका उत्तराधिकारी था। तो ये बहुत ही आपको आसान क्वेश्चन है, ये आपको याद भी होना चाहिए, पेपर में आते हैं। ठीक है, पेपर का जो पहला सेट है इसलिए जो क्वेश्चन का लेवल है वो नॉर्मल रखा हुआ है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। जैसे जैसे सेट आगे आते जाएंगे तो लेवल जो है थोड़ा हार्ड करते जाएंगे, ताकि आपको सही लगे, आप समझ भी पाए। और ये कैसा है क्वेश्चन पेपर, किस लेवल का है, आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो नामक पार्टी है वो किसके नेतृत्व में बनाई गई थी। ठीक है, तो जगजीवन राम जो थे नेता, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जगजीवन राम इनके नेतृत्व में बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही शामिल हो गए थे। ठीक है, 9th है अपना, एकात्म मानववाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। ध्यान से आप इस नाम को पढ़िए, यहाँ पे क्या है, ये नया क्वेश्चन है, ये जो आपके नए टॉपिक है मैंने आपको पहले से कराए हुए हैं। ठीक है, इन टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है, क्वेश्चन नंबर 9, ये दिया था आपका दीनदयाल उपाध्याय ने। ठीक है, तो आपका 9th का होना चाहिए बी ऑप्शन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, आपको कालक्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, कौन सी घटना कब हुई इसके अनुसार आपको लगाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो जैसे कि देश में आपातकाल कब लागू हुआ था, 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये प्राइम मिनिस्टर कब बने थे, ये 1964 में बने थे, और 1966 तक केवल 2 साल ही रह पाए थे। तो कब बने थे, 1964 आप लिख दोगे। चौथे आम चुनाव कब हुए थे, ये हुए थे 1967 में। और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो थी ये 1975 में जब आपातकाल लगा था उसके 18 महीने के बाद जब चुनाव कराए गए थे तब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1977 हो जाएगा। अब देखो मैंने सभी के आंसर लिख दिए हैं। अब आपको इसमें देखना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहले ये वाली घटना हुई है, तो यहाँ पे आंसर अपना हो जाएगा पहले सेकंड। इसके बाद क्या हुई है, थर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट हो जाएगा, और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा फोर्थ। तो ये आंसर होगा आपका। तो एक बार आप इसमें ऑप्शन में जाइए और देख लीजिए कौन सा आंसर है, आप उसमें से टिक कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ये भी नया आपका टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक राम मनोहर लोहिया का जो के समाजवादी पार्टी के प्रतीकों से मेल नहीं खाता है। न्यू टॉपिक है, मैंने सारे टॉपिक आपको कराए हुए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जो मैंने जो वीडियो बनाई है उसको अच्छे से देख के जाना पेपर में। मैंने आपको सारे चैप्टर बहुत डिटेल में करा रखे हैं, और सारे नए टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ कराया हुआ है। तो आप उसको जरूर देख के जाना, ताकि आपके पेपर में मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे कुदाल था, उसमें बंधन गृह भी था, वोट भी था, हथौड़ा नहीं था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे पहचानना था आपको, ये मेल नहीं खाता है। ठीक है, और इसी के साथ हम चलते हैं सेक्शन हमारे ए के आखिरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। ऑप्शन देख लीजिए। तो नेफा जो है इनका पुराना नाम है। ठीक है, और उत्तर पूर्वी सीमांत जो है ये भी नाम है, यानी अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहा जाता था और उत्तर पूर्वी सीमांत भी कहा जाता था। यानी ए और बी दोनों ठीक है। तो ऑप्शन अपना कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो सेट 1 था ये हो गया है। अब चलेंगे हम सेक्शन बी की तरफ, सॉरी सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, इसमें भी आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये आपके। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना। ठीक है, याद रखिए। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को।
तो ये तो गठन वाला आंसर आपने बता दिया। इसके बाद इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो इसे समझिए। देखिए केंद्र सरकार को इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि केंद्र सरकार को केंद्र और राज्य स्तर की जो पॉलिसी होती है, नीतियां जो बनाते हैं, उसके निर्माण में आवश्यक तकनीकी जो परामर्श होता है वो मिल जाए। ठीक है, यानी इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, एक तरह से तकनीकी परामर्श देना है, जिससे केंद्र की सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसमें राज्य के स्तर पे और केंद्र के स्तर पे, दोनों स्तर पे एक बैलेंस भी बना रहे और सही तरीके से पॉलिसी बन पाए। ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये मेन उद्देश्य आपको बताना है। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा मत लिखना, याद रखना, केवल उतना ही लिखना जितना पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आसियान शैली का अर्थ आपको बताना है कि आसियान वे जो है वो क्या है। तो देखिए आसियान का जो काम करने का तरीका है ना, जिसकी वजह से उसने प्रसिद्धि कमाई है, ठीक है, यश कमाया, उसी को आसियान शैली कहते हैं। शैली का मतलब आप इसको एक तरीका समझ सकते हो। तो वो तरीका क्या है, अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक रूप से कार्य करते हैं ये, और टकराव रहित, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, मेल आपसी मेल मिलाप के साथ, संवाद के साथ, मान लो अगर इनके देशों के बीच में कोई विवाद हो भी जाए तो उसको बातचीत के जरिए सुलझा भी लेते हैं ये। तो ये भी याद रखना है। यानी कि अनौपचारिक, टकराव रहित, मेल मिलाप के तरीके के साथ जो इन्होंने यश कमाया है, इसी को हम आसियान शैली के रूप से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 लाइन में ही आप आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए, विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त क्यों रखा गया था। देखिए विकासशील देशों को इसलिए रखा गया था मुक्त, क्योंकि जो विकासशील देश हैं, जैसे कि मान लो भारत हो गया, चीन हो गया, या फिर अन्य जो देश हो गए, इनका जो कार्बन प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन है, यानी कि अगर हम देखें कि पॉल्यूशन वगैरह जो यहाँ से फैलता है वो बहुत ही कम है। ठीक है, विकसित देशों की बात करें तो उनका तो बहुत ज्यादा है, उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान करवाया है। लेकिन जो विकासशील देश हैं, इन्होंने कार्बन उत्सर्जन इनका काफी कम है, इसलिए इनको इसकी बाध्यताओं से मुक्त रखा गया था। ठीक है, एक तो ये पॉइंट बताना है। दूसरा क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस होती है, या फिर आप ऐसा कह लो कि जो मतलब बेकार खतरनाक गैस होती है, जैसे कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह की गैसों का जो उत्सर्जन होता है वो विकासशील देशों में कम होता है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 पॉइंट लिख दोगे, काफी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके कारण क्या थे। ठीक है, क्या कारण थे, तो देखिए पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था डेजर्ट हॉक। इन्होंने क्या करा था, गुजरात में जो रन वाला एरिया है, रन में एक कक्ष नाम की जगह है, वहां पे आक्रमण शुरू कर दिया था, और इधर जम्मू कश्मीर की तरफ भी इन्होंने उकसाना शुरू कर दिया था। तो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ था, यही इसका मेन कारण था। और बाद में भारतीय सेना जो थी उन्होंने जवाबी कार्रवाई करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि जो थी, ठीक है, इसमें हस्ताक्षर करने से क्यों मना कर दिया था। क्योंकि देखिए ये जो संधि थी, ये भेदभावपूर्ण संधि थी। ठीक है, ये भेदभावपूर्ण संधि थी, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या था कि ये कहीं ना कहीं जो विकसित देश थे, जो ताकतवर देश थे, उन देशों ने तो परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए थे, उनको तो उनके पास थे, उन पे रोक नहीं लगा रही थी। लेकिन जो भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, इनको नए परमाणु हथियार बनाने पे रोक लगा रही थी। तो इसका मतलब विरोध किया गया था, और ये कहा गया था कि ये जो नीति है वो भेदभावपूर्ण है, क्योंकि भारत अगर परमाणु हथियार प्राप्त करता है या उसको बनाता है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से बनाएगा उसे, ना कि किसी पे आक्रमण करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो ये था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत की परमाणु नीति किस प्रकार की है? तो हमारी परमाणु नीति जो है वो बहुत ही अच्छी है। हमारे जो परमाणु नीति के तहत एक बात क्लियर है कि हम कभी भी अपने परमाणु हथियारों का फर्स्ट मतलब प्रथम उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे हमारा युद्ध होता है या किसी से कोई अनबन होती है, तो कभी भी हम अपने परमाणु हथियारों का सबसे पहले उपयोग नहीं करेंगे। ये हमारी पॉलिसी में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि हम क्या करते हैं, हम अपने परमाणु हथियार जो बना रहे हैं अपनी सेफ्टी के उद्देश्य से, यानी कि सुरक्षा के उद्देश्य से बना रहे हैं। ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए। तीसरा आप एक और पॉइंट बता सकते हो कि भाई हम हमारी परमाणु नीति के तहत दूसरों की जो एकता अखंडता है उसका भी सम्मान करेंगे, दूसरों की जो दूसरे देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे, किसी के इंटरनल मैटर में टांग नहीं अड़ाना, ये भी हमारा इसका उद्देश्य हो जाएगा। तो आप इनमें से कोई 2 उद्देश्य यहाँ पे बता सकते थे। ठीक है, तो ये सेक्शन आपका बी था, जिसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे। 2 लाइन में ही आपको आंसर लिख देना है, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, सेक्शन सी में हमारे जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है,
तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके इसमें रखे हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, जो बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक आपको बताने हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में ना आई हो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आप देश के प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, तो आप भारत की सुरक्षा के लिए 4 ऐसे कौन से काम करेंगे जिससे भारत की सुरक्षा जो है वो मजबूत हो। अब आपको ऐसे में बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब जो आपका आंसर होगा वही आंसर इसका भी था, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, इसके पॉइंट समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले तो देखिए आप क्या करेंगे, हम सैन्य क्षमता को मजबूत करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला घटक जो हो जाता है वो यही होता है कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना। मैंने आपको इसलिए ये एग्जांपल दिया है क्योंकि जो मैंने आपको बताया है, ये प्राइम मिनिस्टर वाला एग्जांपल सेम ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं यहाँ पे, फिर भी कुछ बच्चे रट के चले जाएंगे आंसर, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को घुमा देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई जगह पे। तो आपको दोनों तरीके से आंसर पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देश की सुरक्षा नीति को मजबूत करना है तो सैन्य क्षमता जो होती है उसको मजबूत किया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हो, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है जैसे यूएनओ हो गया, ठीक है, ऐसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, ठीक है, ताकि हमारे हित में फायदा हो सके हमें। तो ये हम काम करेंगे। और क्या काम कर सकते हैं, अब देखो एक होती है समस्या अंदरूनी समस्या, देश में अंदरूनी समस्या चलती रहती है, कभी किसी राज्य में दंगे हो गए, कभी कहीं लड़ाई हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, दो समुदाय आपस में लड़ गए। तो ऐसे में देश की जो अंदरूनी सुरक्षा है उसका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। तो देश की अंदरूनी सुरक्षा को भी मजबूत करेंगे, ठीक है। सैन्य क्षमता तो हमें बाहर से भी रक्षा करेगी हमारी, और अंदरूनी रूप से भी हमको देश को मजबूत करना है, तो देश की अंदरूनी सुरक्षा पे ध्यान देना, ठीक है, ये हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारी सैन्य क्षमता भी मजबूत होगी, हमारे बाहर की संस्थाओं को भी हम मजबूत कर सकेंगे, देश की अंदरूनी सुरक्षा पे भी ध्यान दे पाएंगे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट आप यहाँ बता सकते थे। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 ही पॉइंट बताने हैं, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि शॉक थेरेपी की आपको विशेषता बतानी है। तो शॉक थेरेपी में क्या हुआ था कि साम्यवादी जो व्यवस्था थी उसको छोड़कर, ठीक है, साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद की ओर संक्रमण हुआ था, यानी पूंजीवाद को अपनाया गया था। ये हो जाएगा पहला पॉइंट। और क्या था इसमें, इसमें फिर निजीकरण को अपनाया गया था, ठीक है। जैसे आपको पता है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है उसमें निजीकरण को बहुत महत्व दिया जाता है, तो इसको अपनाया गया था। आप ये बता सकते हो, जो सामूहिक फार्म जो थे पहले होते थे, जो समाजवाद में साम्यवाद में होते थे, उसको निजी फार्मों में बदल दिया गया था। ये हमने पढ़ा हुआ है पेपर में, ठीक है, बुक में आपने पढ़ा होगा, पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन। व्यापार को बढ़ाना, अब ऐसा माना जाने लगा था शॉक थेरेपी अपनाने के बाद कि व्यापार से ही लाभ हो सकता है, ठीक है, तो व्यापार को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। पूंजीवादी तरीके से खेती शुरू हो गई थी, आप ये भी बता सकते हो। तो ये शॉक थेरेपी में ये परिवर्तन हुए थे, ठीक है, पुरानी व्यवस्था को छोड़ के नई व्यवस्था की तरफ आगे बढ़े थे। तो कुछ इस प्रकार के पॉइंट आप यहाँ बता सकते हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का आपका, कि चीन की नई आर्थिक नीति ने कैसे चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया। तो चीन जब तक अपनी नई आर्थिक नीति को चीन ने नहीं अपनाया था तब तक चीन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने नई आर्थिक नीति अपनाया तो चीन को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो चीन ने नई जो ओपन डोर की नीति अपनाई थी, ठीक है, या फिर चीन ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई थी जिसके तहत उसने आधुनिकीकरण करा था, उससे बेनिफिट हुआ था। तो आप पॉइंट कैसे बता सकते हो इसके, आप ये लिख सकते हो कि चीन ने अपना राजनीतिक एकांतवास खत्म किया। पहले क्या था, राजनीतिक रूप से किसी से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, ज़्यादा व्यापार वगैरह नहीं करता था, तो अमेरिका से रिलेशन ठीक किए, व्यापार को बढ़ावा दिया, ठीक है, नई आर्थिक नीति अपनाई, तो राजनीतिक एकांतवास खत्म किया, एक पॉइंट ये बता सकते हो। इसके अलावा चीन का व्यापार दुनिया में बढ़ गया, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि व्यापार के क्षेत्र में इसको बेनिफिट हुआ, तो व्यापार के क्षेत्र में फायदा हुआ। फिर क्या हुआ, चीन में रोजगार बढ़े, सेज आपने पढ़ा होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके तहत व्यापार को बढ़ाया गया, ठीक है। मुक्त द्वार की नीति अपना दी गई, मुक्त द्वार की नीति के तहत भी इन्होंने दुनिया के लिए अपने जो दरवाजे थे, रास्ते थे, वो खोल दिए थे कि अब खुलकर मतलब विदेशी व्यापार करेंगे ये। और इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण किया था, आधुनिकरण से भी बेहतर फायदा इनको हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे बता सकते थे। तो केवल 4 ही पॉइंट बताने हैं, तो कोई भी 4 पॉइंट आप यहाँ बता सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो न्यू टॉपिक से, देखिए न्यू जो टॉपिक है उससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप चैप्टर की वीडियो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ध्यान से देखो, न्यू टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान जो है, इससे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है इसका? तो हम कह सकते हैं कि देश की जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसमें जो हमारी जनता, ठीक है, युवाओं की और हमारे जनता का जो इंटरेस्ट बढ़ रहा था, उनकी जो सहभागिता बढ़ रही थी, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका इतने का आंसर हो गया। आगे इसमें ये पूछा हुआ है कि भारत की राजनीति में जो 3 अभ्युत्थान है उसके बारे में बताना है। तो पहला अभ्युत्थान कब हुआ था, ये हुआ था 1950 के दशक से लेके 1970 के दशक तक। ठीक है, इस समय में क्या था, देश आजाद हुआ था, उसके बाद जो चुनाव हो रहे थे तो हमारी जो जनता थी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। सेकंड जो हुआ था वो आपका ये 1980 के दशक में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, SC ST की राजनीति बहुत ज्यादा चमकाई जा रही थी। ठीक है, तीसरा अभ्युत्थान कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका हुआ था 1990 के दशक में। इसमें क्या हुआ था, 1990 के दशक में जो वैश्वीकरण है इसको महत्व दिया जाने लगा था, LPG की नीति को अपनाया गया था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम कहेंगे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। LPG पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च करेंगे LPG एकलव्य स्टडी पॉइंट ऐसे करके तो आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम पे भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे जरूर देख लेना। तो ये चीजें 1990 के दशक में अपनाई गई थी, तो ये बातें आप यहाँ बता सकते थे। और विस्तार से अगर आपको जानना है तो चैप्टर की वीडियो देखो, वहां पे आपको बहुत ज्यादा डीप समझाया हुआ है। ये पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, तो आपको हिंट देते हुए चलूंगा, एक एक चीज यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप सुनकर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साझी संपदा के अंतर्गत आने वाले जो कोई 4 हिस्से या क्षेत्र को आपको बताना है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो क्या क्या आ जाता है इसमें, हमारा वायुमंडल आ जाएगा। ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स में वायुमंडल वगैरह आ जाता है, अंटार्कटिका आ जाएगा, जो समुद्री सतह होती है, समुद्री जो सतह होती है ये आ जाएगी इसमें। ठीक है, और अंतरिक्ष, जो बाहरी अंतरिक्ष होता है ये आ जाएगा इसमें। तो आप ये बता सकते थे, वायुमंडल हो जाता है, समुद्री सतह हो जाती है, अंटार्कटिका हो जाता है, अंतरिक्ष हो जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें ग्लोबल कॉमन्स में आ जाती हैं। तो यहाँ पे अब अपना सेक्शन जो सी था वो भी हो गया है। सेक्शन डी में अपना क्या है, एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का माहौल किन 2 महाशक्तियों के बीच में था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध का माहौल था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका जो है वो किस विचारधारा का समर्थक था। तो ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, जो पूंजीवादी जो विचारधारा है इसको अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोवियत संघ किस सैन्य संगठन का प्रमुख था। तो सोवियत संघ जो था वो था यहाँ पे हो जाएगा वारसा। ठीक है, वारसा का प्रमुख था सोवियत संघ। नेक्स्ट है कि पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था, डैश था, पश्चिमी जो गठबंधन था उसकी अगुवाई किसने करी थी। तो पश्चिमी में आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, पूर्वी का किसने किया था, सोवियत संघ ने, तो पश्चिमी का आपका अमेरिका हो जाएगा। के बाद आगे चलते हैं। आप अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, इसमें आपके मैप वाले क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, मैप है, तो इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए आप। अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला इस क्षेत्र का प्रथम देश। तो पहले, सबसे पहले तो आप ये देख लो मैप में जाके कि ये कहाँ की बात चल रही है, यानी कि ये दक्षिण एशिया की बात चल रही है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि दक्षिण एशिया की बात चल रही है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश कौन सा था, तो श्रीलंका ने किया था ये काम। ठीक है, तो श्रीलंका हो जाएगा इसका यहाँ पे आंसर। एक ऐसा देश जो संवैधानिक राजतंत्र था, यानी नेपाल एक ऐसा देश है जो कि संवैधानिक राजतंत्र था। ठीक है, एक देश जिसमें दोनों लोकतांत्रिक और सैन्य शासन रहे, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे लोकतंत्र भी रहा और सैनिक शासन भी रहा है। तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में यहाँ पे ऐसा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आपको मैप में जाके देखना पड़ेगा कि हाईलाइट क्या किया हुआ है। ठीक है, मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ, अगर वहाँ पे और कुछ होगा तो उसे भी देख लेंगे। एक देश जो सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य जो है वो चीन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखने का प्रयास करा, एक बार मैं देख लूँ कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे कुछ और पूछ हाईलाइट किया हुआ। देखिए, तो ये चीन हाईलाइट करा है, ये चीन वो देश है जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, और नेपाल भी हाईलाइट कर रखा है, तो नेपाल क्या है, नेपाल जो है वो है संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को उदार करने वाला सबसे पहला देश श्रीलंका हाईलाइट कर रखा है, और यहाँ पे पाकिस्तान दिखा रखा है कि ऐसा देश है जहाँ पे लोकतंत्र भी रहा है और सैनिक का शासन भी रहा है। ठीक है, दोनों तरह का शासन रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल मैप है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पेपर में आया हुआ मैप है, ये बोर्ड एग्जाम का मैप है, जो आपके बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर के
क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख के बनाया हुआ है मैंने। ये क्वेश्चन आ रखे हैं सारे के सारे जो रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो एक बार ध्यान से। इसमें आपके सामने कार्टून दे रखा है, काफी ब्लैक एंड व्हाइट सा है, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप इसे समझिए, एक बार समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके सामने कुछ कार्टून है और इमेज है, और इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो वर्ष 1950 में चीन ने डैश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो चीन ने क्या किया था, तिब्बत पे अपना नियंत्रण बना लिया था, कब्जा कर लिया था 1950 में, ठीक है। इसके बाद है कि वर्ष 1959 में 1959 में भारत ने डैश को शरण दी थी। तो भारत ने दलाई लामा जो थे, जो कि तिब्बत के धार्मिक आध्यात्मिक गुरु हैं, इनको शरण दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध में निम्नलिखित में से किस देश की भूमिका तटस्थ रही थी। भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तो कौन सा देश है जो तटस्थ रहा था। तो जो सोवियत संघ है, इसने इस युद्ध के दौरान तटस्थ रहा, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि 1962 में जो संकट था, संकट की घड़ी में भारत को किस देश से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पे देखिए दो देश थे, भारत ने अमेरिका से भी गुहार लगाई थी मदद की, और ब्रिटेन से भी लगाई थी। ये दो देश थे। बट ऑप्शन में अमेरिका ही दिख रहा है, ब्रिटेन नहीं दिख रहा, तो अपना ए ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेक्शन डी जो था अपना हो जाता है कंप्लीट। सेक्शन ई जो हमारा है, इसमें क्वेश्चन जो हमारे हैं वो 6 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए इसमें एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, 27 आपका जो क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, इसके ऑप्शन में भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, और इसके ऑप्शन में भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका है। तो चलिए मैं आपको इसको विद आंसर बता देता हूँ। ध्यान से देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 27 था आपका, इसमें पूछा गया था आपसे कि अल्प विकसित देशों के विकास के लिए नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है, इसका विचार को आपको स्पष्ट करना है। फिर इसके बाद वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार लाने के लिए जो ये यूएनएफसीसी की ये जो 1972 में जो एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें कुछ सुधार की बातें थी, वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये NIEO यानी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है क्या। देखिए इसके तहत क्या बात रखी गई थी कि जो विकासशील देश हैं, इनको अल्प विकसित देश का दर्जा दिया गया था, ठीक है। कि जो विकासशील देश थे, यहाँ पे आर्थिक समस्या ज़्यादा थी, तो ऐसे में इन देशों का कैसे आर्थिक विकास किया जा सके, कैसे इनमें व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, कैसे इनकी अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके, इसके लिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसमें टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट नाम से एक रिपोर्ट छपी थी, और इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली जो है उसमें सुधार लाने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। तो इसमें 4 मुख्य प्रस्ताव थे, इसको आपको समझना है, ये आपको बताना था, ठीक है। इसमें सुधार के रूप में आप इनको बता सकते थे पॉइंट को। एक पॉइंट तो ये रखा गया था कि जो अल्प विकसित देश हैं, इन देशों का इनके जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो भी इनके रिसोर्सेज हैं, उस पर इनका पूरा अधिकार होगा, जैसा चाहे ये वैसा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो पॉइंट ये था। सेकंड, सुधार की बात करें तो इसमें यह था कि अल्प विकसित देश जो है, इन देशों की पहुंच जो होगी वो पश्चिम देश के बाजारों तक कर दी जाए। अगर पश्चिम देश के बाजारों तक इनकी पहुंच हो जाएगी तो ये अपना सामान जो है पश्चिमी देशों में बेच पाएंगे, और वहां पे बेचेंगे तो जाहिर सी बात है इनको पैसा अच्छा मिलेगा, यानी कि इनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था, कि जो पश्चिमी देश हैं वहां से उनके पास थी अच्छी टेक्नोलॉजी, जो अल्प विकसित गरीब देश थे उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर वो उनसे वो टेक्नोलॉजी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि वो महंगी थी। तो ऐसे में एक रास्ता निकाला गया कि पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही जो टेक्नोलॉजी है उसकी लागत जो है वो कम कर दी जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि अल्प विकसित देशों की जो पहुंच है वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF हो गया, यहाँ पे नहीं होती है। तो ऐसे में इनकी भूमिका यहाँ पे भी बढ़ाई जाए, इसके लिए भी प्रयास किया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, आप बता सकते थे। अब इसी ये क्वेश्चन नंबर 27 है, इसके ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, वो ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई 3 विवाद के मुद्दे बताने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के ऑप्शन में दे रखा था। तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन आपसे 3 पूछे हैं तो आपको यही 3 बताना है।
तो देखिए 3 में आप बता सकते हो कि कश्मीर विवाद का एक मुद्दा था, ठीक है। और कश्मीर विवाद का मुद्दा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से रहा है, आज़ादी के बाद से, ठीक है। और नेक्स्ट है आतंकवाद। आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी जो है वो पोसे जा रहे हैं, उनको पाला जा रहा है, और वो कश्मीर में और भारत में आतंकवाद फैलाते हैं और भारतीय जो है उन सेना को और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आतंकवाद हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का एक मुद्दा रहा है, ठीक है। सीमा विवाद भी है। आपको पता है कि जो गुजरात में जो रण नामक स्थान है, यहाँ पे एक जगह है कक्ष, यहाँ पे कुछ संसाधन वगैरह हैं, तो उसको लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार दावे किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि वो हिस्सा सारा भारत का ही है, लेकिन फिर भी ये विवाद का एक मुद्दा बन जाता है। तो और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप यहाँ पे 3 पूछे हैं तो आप ये 3 लिख सकते हो, या फिर इसके अलावा अगर आपको पता हो तो आप उन पॉइंटों को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको 3 पॉइंट यहाँ पे लिखने होते हैं। के बाद क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें भी आपको ऑप्शन में एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में नए स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड के रूप में 6 सुधार की बात करो। देखो यहाँ पे स्थायी के लिए था, ठीक है। ये बात रखी गई थी कि जो यूएनओ बना था, ठीक है, यूएनओ की एक जो सुरक्षा परिषद है जिसको यूएनएससी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी जो सदस्य संख्या है वो आपको पता है 5 जो परमानेंट मेंबर थे, 10 जो थे वो टेम्परेरी थे, ठीक है। 10 जो है वो बदल दिए जाते हैं, लेकिन 5 जो है वो आज तक नहीं बदले गए हैं, वो वैसे के वैसे हैं क्योंकि वो परमानेंट है। तो ये कहा जाता है कि इन सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाए और इन सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाए, ठीक है। तो इस पे बात चली थी, लेकिन सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता है और अस्थायी सदस्यता है, इनके लिए कुछ मानदंड सुझाए गए थे, ठीक है। तो वो कौन से मानदंड है, ये देखिए। ये कहा गया था कि बड़ी आर्थिक ताकत होना, यानी इस देश को जो देश इसके स्थायी सदस्यों में अगर रखा जाए तो उसको वो एक बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट था। फिर उसके पास बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, यानी एक बड़ी सेना होनी चाहिए। एक पॉइंट ये भी था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना अच्छा खासा योगदान वो देता हो, ये पॉइंट था। फिर आबादी के लिहाज से वो एक बड़ा राष्ट्र हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र का और मानवाधिकार का सम्मान करता हो, और ये देश ऐसा हो जो अपनी भूगोल यानी जो उसका ज्योग्राफिकल जो उसकी स्थिति है, फिर अर्थव्यवस्था और उसकी जो संस्कृति है, इस लिहाज से विश्व की विविधता जो है उसकी नुमाइंदगी करता हो। तो ये 6 मानदंड जो है वो सुझाए गए थे, ये आपको बताने थे, ठीक है। आपको पेपर में एक अच्छा ऑप्शन ये मिलेगा कि अगर मान लो 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको मान लो एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसी के ऑप्शन में था कि वैश्वीकरण जो है इसकी 3 हानि बतानी है। तो वैश्वीकरण से आपको पता है कि विश्व की संस्कृति पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सभी क्या है, अमेरिका की संस्कृति की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो सब अमेरिकी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे भारतीय संस्कृति हो गई या उनकी जो लोकल कल्चर हो गया उसका ह्रास हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो एक ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये हानि में लिख सकते हो। के बाद आपको पता है कि ये जो वैश्वीकरण है ये एक पूंजीवादी व्यवस्था का ही एक रूप है, इसका दुनिया भर में प्रसार हो रहा है। अमीर और गरीब के बीच में अंतर हो रहा है, क्योंकि अमीर जो देश है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं, तो इनके बीच में एक डिफरेंस जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप ये बता सकते थे। वैश्वीकरण के कारण जो राज्य होता है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, तो विभिन्न देशों की सरकारें जो है वो कमजोर होती जा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, जो इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ताकतवर देशों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ये पॉइंट आप बता सकते थे, ठीक है। 3 पूछे हैं तो आपको 3 ही बताने हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट पूछे हैं आपसे, यानी कि एक पॉइंट आपका 2 नंबर का हो जाएगा। आप एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दोगे लिख के अच्छे से, तो 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। दूसरे को भी अच्छे से लिख लोगे तो 2 मार्क्स और बन जाएंगे। तीसरे को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो और बन जाएंगे। हो सकता है आपका पूरा आंसर अच्छा हो तो आपको 6 में से 6 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। पूरे चांस होते हैं यहाँ पे फुल मार्क्स मिलने। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छा नहीं लिख पाते हो तो 6 में से 5 4 वो कुछ भी हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हरित क्रांति लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 3 कदम बताने हैं और इस क्रांति से लाभ किसको हुआ। तो देखिए क्या था कि देश में खाद्यान्न संकट हो गया था। अब खाद्यान्न संकट के समय में क्या था, बाहरी देशों पे हमें निर्भर होना पड़ रहा था, खासकर यूएसए पे हमारी निर्भरता बढ़ रही थी। ऐसे में यूएसए दबाव बना रहा था कि भारत की सरकार पे कि अपनी आर्थिक नीतियों को बदलो। तो ऐसे में सरकार ने क्या सोचा कि अपने देश में जो खाद्यान्न संकट है इसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो सरकार ने कृषि के क्षेत्र में एक रणनीति अपनाई जिसको हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। इससे क्या करा इन्होंने, जो इलाके किसान खेती के मामले में पिछड़े थे, शुरू शुरू में सरकार ने उनको ज्यादा सहायता देने के लिए नीति अपनाई, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, सरकार को ये फील हुआ
कि ऐसा महसूस हुआ कि ये जो पॉलिसी है इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध नहीं है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम ऐसे मतलब ऐसे इलाकों में संसाधन ज़्यादा लगा दें जहाँ पे पहले से सिंचाई की सुविधा मौजूद हो, जहाँ के किसान पहले से समृद्ध हो। अगर हम उनको सुविधा दे देंगे, उनको मोटिवेट कर देंगे, तो अपने आप ही क्या होगा, फसल की जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज, अच्छी क्वालिटी का उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई की सुविधा, ये सब काफ़ी कम मूल्य पे मुहैया करा दी, जिससे कि क्या हो कि पैदावार बढ़े। और इनको सरकार ने किसानों को गारंटी भी दे दी कि आपकी जो उपज होगी, जो फसल होगी, उसको एक निर्धारित मूल्य पर हम उसको खरीद लेंगे। तो इसी को हरित क्रांति कहा जाता है, ठीक है। तो हरित क्रांति में यही कदम उठाए थे सरकार ने, कि सरकार ने शुरू में उन किसानों को मदद की जो समृद्ध नहीं थे, बाद में उनको मदद करी जो समृद्ध थे। सरकार ने क्या करा, अच्छी क्वालिटी के बीज दे दिए, उर्वरक दे दिए, कीटनाशक दे दिए, सिंचाई की सुविधा दे दी, ठीक है, और एक गारंटी दे दी कि हम आपसे वो फसल खरीद लेंगे। तो ये 3 कदम आप यहाँ पे बता सकते थे। इसके बाद लाभ किसको हुआ ये आपको बताना है। तो जो धनी किसान थे, जो बड़े भूस्वामी थे, इनको ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है। और गेहूं की जो पैदावार थी ये ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद करना है, याद रखना है अच्छे से। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे जो इलाके हैं ये कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए थे, बाकी इलाकों को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के ऑप्शन में आपको एक और क्वेश्चन दिखेगा कि लोकसभा के 2014 और 19 के जो चुनाव थे, इसके जो परिणाम हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई और गठबंधन सरकार का अंत हो गया। इसके पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देने हैं। तो देखिए, पक्ष में आप तर्क दोगे, आप लिखोगे कि 1984 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि केंद्र में किसी सरकार को बहुमत मिला, ठीक है। 1984 में जो बहुमत मिला था सरकार को, उसके बाद जितनी भी सरकारें आई 2014 तक, किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिला था इन दोनों के बीच में। आप देखोगे लगभग 30 साल तक जितनी भी सरकारें बन रही है वो सारी की सारी गठबंधन की सरकारें बन रही थी, ठीक है, सारी की सारी गठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन 2014 में वो सिस्टम खत्म हो गया और सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है। और 2019 में जो चुनाव हुए वहां पे भी पूर्ण बहुमत मिल गया। तो पक्ष में आप कह सकते हो कि 1984 के बाद पहली बार केंद्र में किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला। ज्यादातर जो क्षेत्रीय दल थे ये कमजोर पड़ गए थे, इनकी शक्ति कम हो गई थी, इनको सीटें कम मिली थी। राष्ट्रीय दल सहित जो कांग्रेस है, उसका जो यूपीए गठबंधन था, उसकी सीटें भी बहुत ज्यादा गिर गई थी। ये आप पक्ष में बता सकते हो। विपक्ष में क्या बोलना है आपको, अब विपक्ष में आपको लिखना है कि पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद भी जो बीजेपी है, भाजपा जो है, ये सबको साथ लेकर चल रही है। आज के समय में भी अगर आप जो सरकार देखते हैं 2014 में आपने जो देखी, 2019 में जो देख रहे हो, आप ये ना सोचें कि ये केवल बीजेपी की सरकार है। ये बीजेपी प्लस उनका जो गठबंधन है उसकी सरकार है। यानी इनको बहुमत तो मिल गया है, लेकिन बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी सबको साथ लेकर चल रही है, ठीक है। अन्य पार्टियां जो थी, जो गठबंधन, जिसको एनडीए गठबंधन कहा जाता है, आज भी एनडीए की ही सरकार है, यानी गठबंधन को साथ लेकर चल रही है। एक पॉइंट ये लिखना है। के बाद 3 क्षेत्रीय दल जैसे टीएमसी हो गई, बीजू जनता दल और अन्ना द्रमुक जो हो गई, ये अपने अपने राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार इन्होंने बनाई है। तो ये कुछ परिवर्तन हुए, कुछ फायदे, ठीक है, आप इस तरीके से बता सकते थे। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में, कि गठबंधन की राजनीति जो होती है इसके 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव बताने। तो देखिए, गठबंधन की राजनीति में क्या होता है, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, सकारात्मक की बात करें तो क्षेत्रीय दल जो लोकल पार्टी जिनकी 1-2 सीटें आती हैं, इनको कोई वैसे तो वैल्यू नहीं मिल पाती, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार है तो वहां पे इनको महत्व मिल जाता है अगर ये गठबंधन में शामिल हो जाए। तो ये बेनिफिट है, ठीक है। फिर क्या है कि कम सीट, एक ऑप्शन ये भी हो जाता है कि मान लो कई सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ा लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला, तो ऐसे में क्या होता है, कम सीट लाकर भी सत्ता हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ही तरीका है गठबंधन, तो एक तरह से ये उनके लिए सकारात्मक हो जाएगा। नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सरकार जो होती है उसमें मतभेद हो जाता है, क्योंकि आपको पता है गठबंधन में 2 या 3 या 4 पार्टियां या अन्य पार्टी हो सकती हैं। सभी पार्टियों की अपनी एक अलग विचारधारा होती है, एक अलग विचारधारा के साथ पार्टी आती है, ठीक है। और जब वो अलग अलग विचारधारा मिलकर एक साथ सरकार बनाएंगी तो ज़्यादा दिन चलनी है नहीं, तो मतभेद हो जाते हैं। तो ये पॉइंट नेगेटिव में लिख दे। सरकार का कोई भी फैसला जो होता है वो स्वतंत्र होकर नहीं कर सकती सरकार, क्यों, क्योंकि देखो गठबंधन का मतलब है कि वो निर्भर है। अब सरकार को कोई भी फैसला करना है तो अपने गठबंधन वाली पार्टियों को ध्यान में रख के, उनके हितों को ध्यान में रख के फैसला करना है। सरकार अपने दम पे नहीं कर पाएगी, अगर दम पे कर देगी और वो चीज़ें पसंद नहीं आती तो ऐसे में गठबंधन टूटने का खतरा हो जाता है। मान लो कि दूसरे जो गठबंधन है उनको नहीं पसंद आता, तो वो सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, गठबंधन को तोड़ सकते हैं। तो ये भी इसका नकारात्मक है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि भारत विश्व में सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है, आपको बताना है।
तो ये 2+2+2+ इस तरीके से, यानी आपको 3 पॉइंट बताने हैं जो कि 2-2 नंबर के आपके पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए भारत जो है सत्ता का नया केंद्र बन के उभर रहा है। लक्ष्य रखा गया है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई आपको पता है पूरी दुनिया में 200 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते हैं, और व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और एक तो ये यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हो कि आपको पता है कि भारत जो है सत्ता का नया केंद्र सामरिक रूप से भी, सामरिक का मतलब है डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। सैन्य शक्ति मजबूत हो रही है, परमाणु तकनीक में आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, ये बता सकते हो। तीसरा क्या है कि भारत की सत्ता का नया केंद्र के रूप में इसने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफी प्रगति करी है, ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाकर अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, प्लस में अन्य देशों के साथ भी कई सारी योजनाएं चलाकर भी कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे इजराइल विजराइल के साथ मिलकर, ठीक है। तो आप ये पॉइंट बता सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो ये क्वेश्चन पेपर है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।